अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। काव्यांश फोन पर बात करके आया तो उसके चेहरे पर गुस्से और परेशानी के एक्सप्रेशन थे, लेकिन वह रूम खाली था। उसने बिना कुछ ध्यान दिए रूम से बाहर चला गया। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वह पिछले 20 मिनट से फोन पर बात कर रहा था और कांची पिछले 20 मिनट से ही बाथरूम में थी, वह बाहर नहीं आई। यूनिवर्सिटी। मनन कियारा का हाथ पकड़े हुए अपने केबिन में ले जाकर कियारा की कलाई को छोड़ते हुए कहा, मिस आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे इतना परेशान करके मेरी बेइज्जती करके आपको क्या मिला? मनन बहुत ही नॉर्मल बात कर रहा था। मनन का नेचर ही ऐसा था, वह कभी ऊंची आवाज में ज्यादा बात नहीं करता था। कियारा अपनी कलाई को सहलाते हुए मनन से कहा, प्रोफेसर मेरा आपकी बेइज्जती करने का कोई मतलब नहीं था और ना ही मैं आपको परेशान कर रही हूँ। जो सच था मैंने वही कहा है और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने जो कहा सही था, तो इसमें आपकी बेइज्जती और आपको परेशान करना कहाँ से आ गया? क्या सच बोलना गलत होता है? मनन ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। मनन जिसे बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन आज उसके सामने खड़ी लड़की उसे बेहद गुस्सा दिला चुकी थी। मनन कियारा की आंखों में आंखें डालकर कियारा से कहा, देखिए मिस, मैं आपको बहुत ही नॉर्मली समझा रहा हूँ, मुझसे उलझने की कोशिश कीजिए वरना बहुत पछताएंगी। कियारा ने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए मनन से कहा, ये हुई ना बात। वही मैं सोचूं कि मर्दों में कब से इतनी शराफत आ गई कि वह एक औरत से इतनी इज्जत से पेश आने लगे। मनन कियारा की बातों से हैरान हो गया। आखिर सामने खड़ी लड़की की मर्दों से क्या दुहामानी थी? कियारा ने कहा, चलिए कोशिश कर लीजिए प्रोफेसर मुझे रोकने की, लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगी जो सच होगा। आपको जो करना है कर लीजिए प्रोफेसर, कोई नहीं रोकेगा। और एक बात, थैंक यू फॉर वार्निंग। मानना एक जोरदार का पंच बनाकर कियारा के साइड कांच के बुक सेल्फ पर मार दिया, जिससे कांच टूटकर जमीन पर बिखर गया और उसके हाथों से खून बह निकला। कियारा की जगह कोई और भी लड़की होती तो उसे लगता कि मनन उसे पंच मारने वाला है और वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन कियारा बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। उसकी आंखों में ना तो डरा आया और ना आंसू। वो उसी तरह बिना पलके झपकाए मनन को देख रही थी। कियारा अपने हाथों में लगी वॉच में देखते हुए कहा, सॉरी प्रोफेसर मेरे पास टाइम नहीं, वरना आपकी यह स्टूडेंट आपकी बैंडेज करती, लेकिन मेरे दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया है। आप लेक्चर में लेट होते होंगे पर मैं कभी लेट नहीं होती, क्योंकि मुझे वक्त की बहुत कदर है। क्योंकि जिस दिन हम वक्त की कदर करना छोड़ देते ना, उस दिन वक्त हमें हमारी औकात याद दिला देता है। इतना कहकर कियारा सा ईद से निकलकर वहां से चली गई। मनन उस सिरफिरे लड़की को जाते देखता रह गया। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी मनन की नजर आईने में पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। अपने चेहरे को आईने में देखते हुए मनन को अपने कानों में का मीठी और शरारती आवाज सुनाई दी, आपको पता है मान, आप गुस्से में बिल्कुल तरबूजे जैसे लाल लगते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर आप अपनी वाइफ से कभी गुस्सा हुए तो वो आपको मनाएगी, ये तरबूज समझकर काट खाएंगी। उस मीठी आवाज के कानों में पड़ते ही मनन के होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि बड़ी ही उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उससे छीन लिया जाएगा। माथुर हवेली। आज माथुर हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। चारों तरफ शोर था। संजय माथुर अपने सामने खड़े सभी स्टाफ को ऑर्डर दे रहे थे, तो वही मिनाल माथुर लोगों को काम समझा रही थी। एनी के होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि यह सारी चीजें उसी के लिए तो हो रही थी, क्योंकि आन्या 2 दिन बाद पूरे 18 साल की होने वाली थी। इसलिए माथुर हवेली में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। आन्या माथुर में संजय माथुर की जान बसती थी। आन्या उनकी जिंदगी थी। वो उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरा करते थे। वह जिस चीज पर हाथ रख देती हो वो उस चीज को हर हाल में उसे लाकर दे देते थे। संजय माथुर ने अपने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं किया। जिस तरह शौर्य और मनन उनके जिंदगी थे, उसी तरह एनी भी उनकी जिंदगी थी। आज तक एनी पर उठने वाली हर बुरी नज़र को उन्होंने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन
छोटी ही न वह भूल गए थे कि माँ बाप का किए गए गुनाह की सजा बेटे और बेटियां ही काटते हैं। संजय माथुर कितने भी गुस्से में रहे लेकिन अन्य से उन्होंने कभी तेज आवाज में बात नहीं की। उन्होंने अपनी बेटी को किसी कांच की गुड़िया की तरह पाला था। संजय माथुर ने अपनी बेटी को हर वह आज़ादी दी थी जो एक बेटी को मिलनी चाहिए थी। आन्या ने भी कभी उनकी आज़ादी का गलत फायदा नहीं उठाया, लेकिन कहते हैं न अनजाने में की गई गलती कभी कभी गुनाह बन जाती है, और ऐसी ही कुछ गलती आन्या ने भी की थी, लेकिन इन्हीं की वो गलती संजय माथुर के लिए दर्द का तूफान बनने वाला था। फार्म हाउस। सारा निधि के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए निधि के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा, अपनी जबान को बंद करो वरना हलक से खींचकर निकाल दूंगा। शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक तुम्हें जिंदा रखा, वरना जिसने अब तक शौर्य माथुर को छूने की हिम्मत की वह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। निधि ने मुस्कुराते हुए शौर्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये थप्पड़ तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को मार रहे हो, क्योंकि एक कमजोर आदमी ही छोटी छोटी बातों पर औरतों पर हाथ उठाते हैं, समझे तुम। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर शौर्य माथुर, तुम छोटे ऊझा पर हाथ उठाते हुए पावरफुल नहीं लग रहे हो बल्कि एक कमजोर और डरपोक इंसान लग रहे हो। अगर तुम वाकई में हिम्मत वाले आदमी हो तो मेरा हाथ खोलकर मुझसे लड़ो, तब मैं मानूं कि है माथुर खून में कहीं ना कहीं मर्दानगी है। तुम सभी माथुर लड़कियों पर रोब जमाना जानते हो, अपनी कुत्तों की टीम लेकर हम लड़कियों को डराना जानते हो। कभी अकेले में किसी लड़की से लड़ो, तब मैं मानूं कि वाकई में तुम माथुर ताकतवर हो। निधि के एक एक वर्ड शौर्य की बॉडी में आग लगा रहे थे। निधि के जबड़े को झटके से छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी अकड़ अभी निकाल देता हूँ। इतना कहकर शौर्य निधि के करीब आने लगा तो निधि ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, क्या करोगे मेरी अकड़ तोड़ने के लिए? मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाओगे? इससे ज्यादा तुम कुछ भी कर सकते। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से इससे एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है। मेरे साथ जो करना है करो, रेप करना है मारना जो मन वह, क्योंकि अगले ही पल तुम्हें मेरी डेड बॉडी मिलेगी मिस्टर शौर्य। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब करने के बाद तुम जिंदगी भर मरते रहोगे। मैं जानती हूँ मैंने उस दिन तुम्हारे साथ गलत किया था, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था और मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने थप्पड़ 2 लोगों के बीच मारा था, लेकिन माफ़ी मैंने पूरी दुनिया के सामने मांगी थी। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मैंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी होती। काश मैंने तुम जैसे घटिया इंसान के लिए बुरा फील नहीं किया होता तो आज मुझे इतना अफसोस नहीं होता। निधि की आंखों में दर्द कहीं भी नहीं था। वह इस वक्त बहुत नॉर्मल दिख रही थी और यही बात शौर्य को हैरान करने के लिए काफ़ी थी। शौर्य जो पहले रेप की बात को सुनकर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन जैसे ही निधि के मुंह से माफ़ी का सुना तो हैरान हो गया। वो एक झटके से खड़े होते हुए निधि से तेज आवाज पूछा, क्या कहा तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, वह भी पूरी दुनिया के सामने? मतलब मैं समझा नहीं, मुझे समझाओगी? निधि ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे इंसान को समझाने से बेहतर मैं तुम्हारे हाथों मार जाऊं। तभी शौर्य की असिस्टेंट ने आकर कहा, बॉस मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, मैं आपको बताना भूल गई थी, उसने डरते डरते कहा। शौर्य अपनी खूनी आंखों से अपनी असिस्टेंट को देखा तो कहा, बॉस 1 महीने पहले जब आप एक मीटिंग में थे तभी आरजे निधि ने अपने शो में आपसे पूरी दुनिया के सामने मांगी यह रही वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। रघुवंशी मैंशन। कांची आज सुबह से ही अपने रूम में थी। उसे अजीब से फील हो रहा था तो वह स्लीपिंग पिल लेकर सो गई। वह पूरा दिन सोती रही। साक्षी जी भी उसके कमरे में कई बार आई लेकिन रूम लॉक था, इसलिए वह वापस चली जाती। साक्षी जी को कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। मानव जी को इतना शांत देखकर वो और परेशान हो रही थी। उन्हें किसी तूफान आने की शांति लग रही थी। काव्यांश शाम के 5 बजे घर आया तो साक्षी जी ने उसे बताया कि कांची सुबह से रूम से नहीं निकली है। काव्यांश जो पहले ही काफी चिड़चिड़ा हुआ घर आया था, कांची के बारे में सुन उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने खुद से कहा, ये लड़की सबको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। यही सोचते हुए काव्यांश डुप्लीकेट की से डोर ओपन कर अंदर गया तो अंदर का नजारा देख हैरान हो गया।
कांची बेड पर पीलू को हग करके लेटी था। बड़ी ही फुल थी, उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। कांची को ऐसे सोते देख वो काफी हैरान हुआ, लेकिन फिर माइंड को झटकते हुए वार्डरोब से कपड़े निकाल वॉशरूम में चला गया था। आधे घंटे शावर लेकर खुद को शांत करते हुए बाहर आया तो कांची अभी भी सो रही थी। वह अभी भी सुबह के जिम सूट में थे। काव्यांश भी काफी थका तो वह भी बेड पर जाकर कांची के साइड लेट गया। वह कांची को देख रहा था। उसकी नजरें अचानक कांची की दूध जैसे सुराही गर्दन पर पड़ी, जहां 2 तिल उसकी गर्दन को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे थे। दोनों तक छोटी ही ल साथ में थे, उनमें सिर्फ 1 उंगली का फासला था। वह काला तिल उसकी सफेद गर्दन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वह काला तिल काव्यांश को जैसे मदहोश कर रहे थे। वह बेड से उठते हुए कांची के पास आकर अपने ठंडे होंठों उसके तिल पर रख उस काली तिल को चूम लिया। होंठ रखते उसे महसूस हुआ कि उसकी शेरनी वाइफ को बहुत तेज बुखार है। वह एक झटके से उससे दूर हुआ, तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी स्लीपिंग पिल पड़ी तो गुस्से से उसकी नसें तन गई। क्या हुआ है कांची को? मनन किसकी यादों में खो गया था? काव्यांश कांची को अपनी बाहों में उठाकर रूम में अटैच बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़े होते हुए शावर को ऑन कर दिया। शावर से निकलता ठंडा पानी कांची के ऊपर जैसे ही गिरा, कांची हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल नशीली हुई थी और एकदम लाल भी। कांची काव्यांश को घूर रही थी। काव्यांश ने कांची को जमीन पर खड़ा करते हुए कांची के दोनों हाथ को पीछे कर दीवार से लगाते हुए हर वर्ड को चबाते हुए गुस्से से पूछा, तुम किससे पूछकर स्लीपिंग पिल्स लाल भी? कांची काव्यांश को घूर रही थी। काव्यांश ने कांची को जमीन पर खड़ा करते हुए कांची के दोनों हाथ को पीछे कर दीवार से लगाते हुए हर वर्ड को चबाते हुए गुस्से से पूछा, तुम किससे पूछकर स्लीपिंग पिल्स लेती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्लीपिंग पिल्स खाने की? बताओ किससे पूछकर खाया है स्लीपिंग पिल्स? काव्यांश के इतनी जोर से चिल्लाने से कांची सहम गई। कांची ने अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए काव्यांश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? देखो मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, छोड़ो मुझे। काव्यांश एक झटके से कांची को खुद से चिपकाते हुए कहा, तो तुमसे लड़ने को कौन कह रहा है? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे वह बताओ, तुम किससे पूछकर स्लीपिंग पिल्स लेती हो? कांची अपने दोनों हाथों को काव्यांश के दोनों शोल्डर पर रखते हुए खुद को संभालते हुए काव्यांश की नीली आंखों में देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, किसी से पूछकर नहीं लेती। मैं जब तक स्लीपिंग नहीं लेती मैं सो नहीं पाती हूँ। आज पहली बार मैं पिल्स नहीं ले रही जो परमिशन लेती। मैं पिछले 6 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ, तो प्लीज ओवर रिएक्ट करना बंद करो और यह झूठी की केयर करना भी। मुझे इन सब की आदत नहीं है। काव्यांश हैरान हो गया। काव्यांश ने कांची के चेहरे को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम स्लीपिंग पिल्स 6 साल से ले रही हो, मर जाओगी ऐसे। कांची को अपनी बॉडी में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी जान निकाल रहा हो। उसने हिम्मत करते हुए काव्यांश से कहा, जीना भी कौन चाहता था? कांची इस वक्त शायद होश में नहीं थी, इसलिए वह काव्यांश से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। कांची की यह बात सुनकर काव्यांश को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कांची के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कांची के होठों को बिल्कुल अपने होठों के करीब करते हुए कहा, अगर नहीं जीना चाहती हूँ तो तुम्हें जीना पड़ेगा, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से ही सही। जब तक मैं नहीं चाहता तो मर नहीं सकती। मौत भी तुम्हें मुझसे पूछकर आएंगे। आज के बाद अगर तुमने दोबारा कभी स्लीपिंग पिल्स ली ना तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कांची ने मुस्कुराने हुए काव्यांश के गाल पर अपने हाथ रखते हुए अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। तुम्हारे बाप ने अच्छी कोशिश की थी पर वह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो ना मैं कितनी सख्त जान हूँ, सुबह से अपने अंदर जहर लिए घूम रही हूँ लेकिन अभी भी जिंदा हूँ और तुमसे लड़ रही हूँ। कांची की बातें सुन कायनश को एक पल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ले। उसने कांची के चेहरे को ध्यान से देखा तो कांची का चेहरा वाकई पीला पड़ रहा था। काव्यांश ने कांची गाल को थपथपाते हुए पूछा,
ये तुम क्या बकवास कर रही हो, होश में भी हो ये कोई नशा करके बैठी हो? कांची मुस्कुराते हुए कहा, मैं बकवास नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। मेरे अंदर जहर है जो मुझे थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रहा है। तुम्हें पता है सुबह में जब वॉशरूम में आई थी तो मेरे मुंह से खून आया था। मैं समझ गई थी कि मुझे किसी ने जहर दे दिया है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं यहाँ से बाहर जा सकूं। तुम्हारा इंतजार करती रही पर तुम नहीं आए और मुझे मजबूरन स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी। तुम्हें पता है काव्यांश, इंतजार करना कितना दर्द देता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस दर्द गुजर रही हूँ। कांची समंदर जैसी नीली आंखों में आंसू था। कांची ने आगे कहा, तुम्हें पता है मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ इंतजार ही किया है और मुझे बदले में दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। इतना कहकर कांची को खांसी आई तो उसके मुंह से खून निकला। कांची के मुंह में खून देख काव्यांश को अपनी हार्टबीट बंद होती महसूस हुई। काव्यांश जल्दी से कांची को अपनी बाहों में उठाते हुए बाथरूम से निकलते हुए कहा, हाँ, आंखें मत बंद करना पागल हो जान। अगर तुम्हें लगा था कि तुम्हारे अंदर जहर है तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। आखिर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या सोचकर तुम इतनी देर तक चुप थी? कांची के होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। कांची ने अपने हाथ को काव्यांश के गले में डालते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर काव्यांश माथुर, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। तुमने वाकई में मुझे तड़पा तड़पा कर मौत दी है। तुमने जो कहा वही किया। कांची बातें काव्यांश के दिल पर छुरियां चला रही थी। काव्यांश एक पल के लिए रुक सा गया। काव्यांश जल्दी से कांची को पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर वहां से निकल गया। बॉडीगार्ड की भी 2 से 3 कार उसके पीछे चली गई तो वही बालकनी में खड़े मानव माथुर यह सब नजारा देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल पहले भी तुम बहुत कमजोर थी और आज तुम भी उतनी ही कमजोर हो। तुम्हें खत्म करने में मुझे सिर्फ कुछ पल लगे और देखो मौत ने तुम्हें गले लगा लिया। तुम्हें दोबारा मौत देते हुए मुझे बड़ा मजा आया। ये रहा मेरे थप्पड़ की बेइज्जती का बदला, तुम्हारी मौत। इतना कहकर वह शैतानों की तरह हंसने लगे तो वहीं नीचे साक्षी जी अपने बेटे को इतनी जल्दी जल्दी जाते देख हैरान थी। वो समझ चुकी थी कि उनके हस्बैंड इतने शांत क्यों थे 6 साल पहले में और अब में कोई फर्क नहीं था। 6 साल पहले भी वही हुआ था जो आज हुआ था। आज फिर मानव माथुर उस जंग में जीत गए थे। बस फर्क इतना था कि पिछली दफा का कांची के साथ कोई नहीं था, लेकिन इस दफा कांची के साथ उसका हमसफर था। उसका काव्यांश था। कांची का काव्यांश। मानव माथुर अपनी जीत की खुशी में ये भूल गए थे कि हर बार जीत उनकी होगी यह जरूरी नहीं। शौर्य न्यूज ऑडियो को ऑन किया तो उसमें से प्यारी आवाज आई, मैं हूँ आरजे निधि। आप लोग मेरी आवाज रोज ही सुनते हैं। कभी मेरी आवाज में उदासी होती है तो कभी मेरी आवाज में खुशी, लेकिन आज मेरी आवाज में दर्द है। इस खूबसूरत मौसम और हसीन शाम की शुरुआत करने से पहले मैं आज आरजे किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मुझे आपसे सामने से माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर शौर्य माथुर, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं शायद ओवरएक्ट कर गई थी और मैं अपने उस बिहेव के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपकी माफ़ी का इंतज़ार रहेगा। शौर्य ने ऑडियो बंद कर दी। गुस्से से उसका और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। उसने एक जोरदार का थप्पड़ अपनी असिस्टेंट आर्या को मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट किस लिए रखा है? ताकि तुम मुझे हर रिपोर्ट लेट में दो। तुम्हारी एक गलती की वजह से मैंने एक लड़की को इतना टॉर्चर किया है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। आर्या डरते हुए वहां से चली गई। शौर्य ने एक नज़र निधि को देखा जिसके होठों से खून निकल रहा था। उसके गालों पर उसकी उंगलियों के चाप बन चुके थे। निधि उसे नफरत और दिन से देख रही थी। निधि की ऐसी नज़रों को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज तक उसने कितनी लड़कियों के साथ वक्त बिताया था, लेकिन सभी उसे प्यार से देखती थी। निधि पहले लड़की थी जिसने उसे नफरत और घिन भरी नज़रों से देखा था। शौर्य ने अपने आदमी से कहा, हाथ खोलो मैं का और वहीं छोड़कर आओ जहां से लेकर आए थे। निधि ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए शौर्य से कहा,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शौर्य हैरान हो गया और वो पलटकर निधि को देखने लगा। निधि ने शौर्य को देखते हुए कहा, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मिस्टर शौर्य माथुर? आपने ये सजा खुद ही चुनी है अपने लिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पिछले 24 घंटे से गायब हूँ। तुम्हें लगता है कि एक माँ बाप जिसकी बेटी 2 दिन से गायब है अपनी बेटी को देखते ही अपना लेंगे? नहीं मिस्टर माथुर, मेरे माँ बाप मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे, क्योंकि 24 घंटे से उनकी बेटी गायब थी। पता नहीं कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या करके आई है, किसके साथ सोकर आया। ऐसे बहुत सवाल उनके और दिमाग में होंगे। तुमने मुझे किडनैप करके मेरी इज्जत और मेरे गुरूर को तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है सब मुझे अपना लेंगे? कभी नहीं। शौर्य ने निधि की कलाई को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा और उन्हें सच्चाई बता दूंगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ में आया? चलो मेरे साथ। निधि खामोश हो गई। वह जानती थी कि सामने वाला शख्स उसकी बात नहीं समझेगा जब तक वह खुद आंखों से ना देख ले, इसलिए वह उसके साथ चली गई, क्योंकि कभी कभी इंसानी को बातों पर आंखों पर यकीन होता है। हॉस्पिटल। ताशा हॉस्पिटल बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। ताशा जिस दिन उदयपुर आई थी उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब से वह आज तक हॉस्पिटल के रूम बेहोश थी और उसे आज सुबह में ही होश आया था। ताश इसलिए खुश थी क्योंकि आज सुबह में काव्यांश उससे मिलने आया था। उसका प्रिंस चार्मिंग उसे देखने आया था। पिलो को हक किए हुए वो मुस्कुराए जा रही थी। उसके डैड उसकी खुशी देख काफी खुश थे। आखिर वह उनकी एकल औती बेटी को थी। काव्यांश भी उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने काव्यांश के बारे में बहुत कुछ सुना भी था, इसलिए वह अपनी बेटी के लिए काव्यांश को पसंद कर चुके थे। क्या होगा आने वाले वक्त में? हॉस्पिटल। 5 घंटे बाद। कांची हॉस्पिटल बेड पर पिछले 5 घंटे से बेहोश लेटी पड़ी थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसके हाथों में ड्रिप लगी थी। काव्यांश का कांची को रूम में अकेले छोड़कर उसके रूम के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट करवाकर डॉक्टर के केबिन में चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक डॉक्टर जमीन पर बैठा गिड़गिड़ा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं दोबारा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दे दीजिए। काव्यांश की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। ऐसे बैठा था जैसे उसे डॉक्टर की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस अपने सामने बैठे डॉक्टर को अपनी नजरों से जलाकर भस्म कर देना चाहता है। 5 घंटे पहले काव्यांश कांची को अपनी बाहों में लिए हुए जब हॉस्पिटल आया तो रिसेप्शन के पास खड़े डॉक्टर से कहा, मेरी वाइफ को चेक करो, उसकी बॉडी में पॉइजन है, कुछ भी करो लेकिन उसकी बॉडी से पॉइजन बाहर निकालो। डॉक्टर फाइल पढ़ने में बिजी था। डॉक्टर बिना काव्यांश को देखे कांची के चेहरे को देखते हुए कहा, मैं सिर्फ वीआईपी पेशेंट को चेक करता हूं और वैसे भी अगर यह सुसाइड केस नहीं होता तो मैं जरूर इस लड़की को चेक करता। लेकिन जो लड़की खुद सुसाइड करके मरना चाहती हो उस पर मुझ जैसा काबिल डॉक्टर अपना टाइम बर्बाद नहीं करता और मैं भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। इसे जिंदा रखने से बेहतर है ये लड़की ऐसे ही मर जाए। उस डॉक्टर इतना ही कहा था कि काव्यांश ने पास पड़ी चेयर पर कांची को बड़े ही प्यार से लेटा दिया। डॉक्टर जो वहां से जाने के लिए मुड़ा था, काव्यांश एक झटके से डॉक्टर को अपनी तरफ पलटकर एक जोरदार का थप्पड़ उस डॉक्टर के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी जोर थी कि आते जाते लोग अपनी जगह पर जम गए। सारी नर्सें और वार्ड बॉय यह नज़ारा देख हैरान हो गए और खुश भी, क्योंकि यह डॉक्टर वाकई बहुत ही रुड डॉक्टर था। उसे अपनी काबिलियत और अपने डॉक्टर होने पर बहुत घमंड था। हर दिन वो किसी न किसी नर्स या अपने से जूनियर डॉक्टर की इंसल्ट करता रहता था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे थप्पड़ मारा था। कितने ही जूनियर डॉक्टर को आज बहुत सुकून मिला था। वह डॉक्टर जमीन पर गिर गया, उसके होंठ फट चुके थे। काव्यांश ने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सभी लोग जो अपनी जगह पर जमे खड़े थे वो 2 कदम पीछे हो गए, क्योंकि काव्यांश इस वक्त बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। नीली आंखें जो खून जैसी लाल हो चुकी थी, सफेद दूध जैसी गर्दन में उसकी नसें तनी हुई दिख रही थी। उसके बाल जो उसके माथे पर बिखर चुके थे। तभी अरुण हॉस्पिटल के मेन गेट से दौड़ते हुए अंदर आया, लेकिन वहां का नजारा देख वह भी अपनी जगह पर जम गया।
उसने जब अपनी नजरें उठाकर काव्यांश को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वह जानता था कि उसका बॉस शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। जब गुस्सा नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब एक बार उसे गुस्सा आ जाता है तो उसे अपने गुस्से में कोई नहीं दिखाई देता है। अरुण जल्दी काव्यांश के पास आकर काव्यांश से कहा, बॉस आपको प्लीज जल्दी रूम में निकल जाए, मैं किसी डॉक्टर को भेजता हूँ और इसे भी देखता हूँ। और उनकी बात सुनते ही होश में आया। काव्यांश ने जब अपनी गर्दन को मोड़कर कांची को देखा तो मुंह से खून निकल रहा था और वह बेहोश थी, उसके हाथ जमीन पर लटक रहे थे। वह जल्दी से कांची के पास जाकर अपनी बाहों में उठाते हुए हॉस्पिटल के रूम में चला गया। प्रेजेंट। काव्यांश चेयर पर बैठा हूँ, अपने जूतों की नोक से डॉक्टर के उंगलियों को कुचल रहा था और दूसरी हाथों की उंगलियों को अपने हाथों में पकड़कर डॉक्टर को घूरते हुए कहा, मेरे उसूलों में गलती की माफी नहीं है, हर गलती की सजा होती है। मैंने आज तक किसी को माफी दे ही नहीं, चाहे गलती छोटी हो या बड़ी, लेकिन तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम जिसे मरने की बात कह रहे थे वो काव्यांश की कांची थी। काव्यांश अपनी चीजों पर किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं करता, तुमने तो उसकी सबसे कीमती चीज को नुकसान पहुंचने की बात की है, इसलिए तुम्हें माफ करना इम्पॉसिबल है। काव्यांश ने इतना कहते ही उस डॉक्टर की उंगली को तोड़ दिया। उस डॉक्टर की दर्दनाक चीख उस पूरे केबिन में गूंज गई। तो वही कुछ दूर पर अरुण जो नजरें झुकाए खड़ा था, उसकी चीख सुन उसने भी अपनी नजरें उठाकर अफसोस से उस डॉक्टर को देखा। वह जानता था कि उसका सिरफिरा बॉस सजा देने के मामले में बहुत ही बेरहम था, वह सजा देते हुए डेविल बन जाता था। काव्यांश डॉक्टर को खुद से दूर धक्का देते हुए चेयर से खड़े होते हुए अरुण से कोल्ड टोन में कहा, इसके आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। तुम जानते हो मुझे दोबारा बातें दोहराना पसंद नहीं है, इसलिए मेरा इस रूम से निकलने से पहले वह काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर काव्यांश कैबिन के डोर के पास से जैसे ही कदम बाहर रखा तो डॉक्टर की दोबारा से दर्दनाक चीखें गूंजी। काव्यांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो वही डॉक्टर दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि अरुण ने डॉक्टर के दोनों हाथों को तोड़ दिया था। काव्यांश वहां से चला गया। अरुण ने डॉक्टर से कहा, अफसोस कि अब तुम कभी भी वीआईपी पेशेंट को चेक नहीं कर पाओगे। इतना कहकर अरुण भी वहां से चला गया। हॉस्पिटल रूम। काव्यांश डोर ओपन कर जब रूम में आया तो उसने देखा कि कांची के हाथ बेड से नीचे लटक रहे थे। काव्यांश जल्दी से कांची के पास जाकर कांची के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बेड पर रखा तो उसकी नज़र कांची के हथेली पर पड़ी तो उसके होंठों पर कुछ पल के लिए मुस्कुराहट आई और बहुत ही प्यारा डिम्पल दिखा। काव्यांश का वह डिम्पल जो ईद के चांद की तरह था, जो साल में एक ही बार दिखता था। जिस तरह लोग ईद का चांद देखने ले लिए बेसब्र होते हैं, उसी तरह लड़कियां काव्यांश का वह अट्रैक्टिव डिम्पल देखने के लिए बेसब्र होती है, क्योंकि काव्यांश का डिम्पल वाकई हर लड़की का दिल धड़का जाता था। काव्यांश को कांची के हथेली पर अपना नाम चमकते दिख रहा था। कांची के हाथ पर मेहंदी से लिखा उसका नाम बर्फ में खिले लाल गुलाब की तरह लग रहा था। मेहंदी वाले ने कांची के हाथ पर काव्यांश का नाम अरुण के कहने पर लिखा था। वह अच्छे से जानता था उसका बॉस अपनी बीवी के वजूद पर किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। काव्यांश कांची के हथेली पर अपने होंठ रख चूमते हुए कहा, तुम एक जादूगरनी हो स्वीटहार्ट, पता नहीं क्या जादू किया जो मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद आ रही है। तुम्हारे इस जादू की तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे तड़पाने की, मुझे अपने करीब खींचने की सजा मिलेगी। मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा, इसलिए जल्दी से होश में आओ क्योंकि मुझे तुम्हें पनिश करना है। किसी बेहोश इंसान के होश में आने पर लोग उस इंसान से प्यार करते हैं और यह काव्यांश कांची को होश आने पर सजा देने की बात कर रहा है। कांची ने अपने हाथों में ठंडे हाथों को महसूस करते हुए हल्का होश में आते हुए काव्यांश के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, पापा। काव्यांश जो कांची को बिना पलके झपकाए देख रहा था, अपने हाथ को कांची को पकड़कर पापा कहते सुन उसके भावे तंग गई। उसके चेहरे पर जहां थोड़े देर पहले मुस्कुराहट थी, अब गुस्से ने जगह ले ली।
उसने गुस्से से कांची के हाथों को कसकर पकड़कर दबा दिया, जिससे कांची की आंख खुल गई और वह कराह उठी। आह आह, क्या ये सनक प्यार का फूल खिलने देगी? यह सब कुछ जलाकर राख कर देगी। मुंबई माथुर हवेली। शाम को जब मनन हवेली वापस आया तो संजय माथुर, जो सोफे पर बैठे थे, अपने बेटे को देखते हुए मनन से कहा, 2 दिन बाद आन्या का बर्थडे है, इसलिए तुम उस दिन कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें उस दिन घर पर ही रहना होगा। मनन, जो पहले से ही काफी गुस्से में था, संजय माथुर की बातें उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला गई। मनन संजय माथुर की तरफ पलटकर संजय माथुर से कहा, मिस्टर माथुर, उस एक और घटना हुई थी, लगता है आप भूल गए हैं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। मैं तो आप पर अफसोस भी नहीं कर सकता क्योंकि आप उसके भी लायक नहीं है। मीनल माथुर दूर खड़ी अपने बेटे की बातें सुन रही थी। उनका वह बेटा जो हमेशा खुश रहता था, मस्ती करता रहता था, 6 साल पहले हुए हादसे में बहुत बदल गया था। मुस्कुराहट जैसे उसके होठों पर आना ही भूल गई थी। उसने अपना सारा वजूद खो दिया था। वह सिर्फ जिंदगी को काट रहा था, जिंदगी को जीना भूल गया था। संजय माथुर ने गहरी सांस लेते हुए मनन से कहा, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है तुम मुझसे कर सकते हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैंने जो किया हमारे लिए किया, अगर मैं वो नहीं करता तो आज हम सब ये लग्जरियस लाइफ नहीं जीते। मेरी नफरत में तुम अपने बहन का प्यार भूल मत जाना। मनन संजय माथुर को देखते हुए सोफे पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर कहा, मामा, आज मैं यही कॉफी पीऊंगा क्योंकि आज मुझे आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। संजय माथुर ने मनन को घूरते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें प्रोफेसर किसने बनाया है? तुम्हें अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुम मुझे डैड कह सकते हो क्या? मिस्टर माथुर और हस्बैंड लगा रखा है। मनन ने मुस्कुराहट के साथ कोल्ड टोन में कहा, सॉरी मिस्टर माथुर, मेरा बाप 6 साल पहले ही मर गया और आप जिस लग्जरियस लाइफ की बात कर रहे हैं वो किसी के खून से है, किसी की मौत से है। ऐसी लग्जरियस लाइफ को मैं लात मारता हूँ। मैं सड़क पर सोना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी लाइफ कभी जीना नहीं चाहूंगा जिसकी नींव किसी के खून से रखी हो, समझे आप? 2 दिन बाद जहां मेरी बहन का बर्थडे है वही मेरी फ्रेंड की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। आप जानते हैं, मेरे लिए अपनी बहन की बर्थडे से ज्यादा अपनी फ्रेंड की मॉम की डेथ एनिवर्सरी जरूरी है, इसलिए मुझसे उम्मीद मत का बड़ी लीजिएगा कि मैं आपके दिखावे की पार्टी में आऊंगा। जिस तरह मेरा बाप 6 साल पहले मर गया था, उसी तरह आपका बेटा भी 6 साल पहले ही मर गया था। मैं अब तक इस घर को इसलिए छोड़कर नहीं गया क्योंकि इस घर में आपके साथ साथ मेरी माँ और बहन रहती है, और मुझे आप जैसे आदमी पर भरोसा नहीं है जो अपनी लालच और अपनी पावर के लिए किसी का मर्डर कर सकता है। वह कुछ भी कर सकता है। एक भाई के प्यार और एक बेटे के प्यार ने मुझे यहाँ रोक रखा है, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपके डर और आपके पैसे की वजह से यहाँ हूँ। मैं आपके पैसे और आपकी प्रॉपर्टी पर थूकता भी नहीं। मनन ने इतना ही कहा था कि संजय माथुर ने गुस्से से खड़े होते हुए चिल्लाया, मान। मनन भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया और उसने भी गुस्से से कहा, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा मिस्टर माथुर, और मान कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड को था, इसलिए आगे से मुझे मान मत बुलाएगा क्योंकि आपके मुंह से वर्ड ये गाली लगता है। उम्मीद करता हूं अब दोबारा आप कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आज के बाद आपने फिर कभी मुझे रोकने की या बात करने की कोशिश की तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर मनन गुस्से से अपने रूम की तरफ चला गया। आन्या की आंखों से आंसू गिर रहा था। उसका जान से प्यारा भाई जो हर वक्त उसे परेशान करता था, जो हर वक्त उसे चिढ़ाता रहता था, वही भाई आज सिर्फ उससे थोड़ा बहुत काम की बातें करता था। 6 साल पहले हुए हादसे ने सबकी जिंदगी को बदल दी। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपनी माँ और आज किसी ने अपना पूरा वजूद। उदयपुर। कांची अपनी आंखें खोले हुए काव्यांश को देख रही थी। काव्यांश कांची के ड्रिप लगे हाथों को कसकर दबाते हुए कहा,
आज के बाद सोते उठते बैठते और जब कभी तुम बेहोश हुई होश में आते ही तुम सिर्फ एक ही नाम लोगी, काव्यांश। तुम्हारे होठों से मैं किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं। तुम्हारे होठों से मैं पापा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पापा भी नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से किसी का नाम ना सुनो, किसी का भी नहीं। समझ में आया तुम्हें स्वीट हार्ट? कांची ने धीरे से कहा। यू हटिंग मी, काव्यांश। कांची ने जैसे ये कहा, काव्यांश ने जल्दी से कांची के हाथ को छोड़ते हुए कहा, उम्मीद करता हूं तुम्हें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें जहर किसने दिया? कांची ने जवाब देने के बजाय काव्यांश को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? क्या मैं जो कहूं कि तुम उस पर यकीन करोगे? काव्यांश ने कांची की आंखों में आंखें डालकर कहा, वह तो बात पर डिपेंड करता है कि बात यकीन करने लायक है या नहीं। कांची काव्यांश की तरफ से अपने चेहरे को फिरते हुए कहा, कभी कभी कुछ बातों का राज ही रहना बेहतर होता है, क्योंकि अक्सर इंसान वह सच साबित नहीं कर पाता जो वक्त साबित कर देता है। उम्मीद है जब तुम्हें सच पता चलेगा तब तक बहुत देर नहीं हुई होगी। मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है तो प्लीज यहाँ से जाओ और हाँ, मेरा फोन रखते जाना। काव्यांश को कांची का इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। आज से पहले किसी भी लड़की ने उसे इस तरह इग्नोर नहीं किया था। काव्यांश चेयर से उठकर खड़ा होकर कांची के ऊपर झुकते हुए कांची के चिन को कसकर पकड़कर कांची के चेहरे को अपने चेहरे के सामने करते हुए कहा, जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी आंखों में देखा करो। जब तक मैं तुम्हारे सामने रहूं तो मुझसे नजरें दूर हटाने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं तुम्हारी नजरें मेरे अलावा कुछ और देखे। समझ में आया तुम्हें? आगे से मेरी दो बात का ध्यान में रखना, मेरे अलावा किसी का नाम मत लेना, और दूसरी बात, जब मैं तुम्हारे सामने रहूं तो सिर्फ मुझे देखती रहना और कोई भी चीज मुझे तुम्हारी आंखों में ना दिखे सिवाय मेरे। इतना कहकर काव्यांश कांची के ऊपर झुकने लगा तो कांची ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अपने सामने खड़े चट्टान जैसे आदमी से लड़ सके। काव्यांश ने कांची के चिन को अपने होठों से छूते हुए हल्के से अपने दांतों से कांची के चीन को काट लिया, जिससे कांची ने दूसरे हाथ से हॉस्पिटल के बेड पर बिछी बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। ना चाहते हुए भी काव्यांश उसके करीब आता जा रहा था। कांची को कोई भी स्ट्रगल ना करते देख काव्यांश के होंठ पर मुस्कुराहट थी। कांची जिसने अपने होंठों को एक दूसरे से दबाया हुआ तो काव्यांश कांची को देखते हुए हर उसके होंठ पर अपने होंठ रख अपने टंग से कांची के होंठों को एक दूसरे से अलग कर हल्का सा चूमते हुए कहा, गुड गर्ल, हमेशा ऐसे ही बिहेव करो मेरे साथ, ऐसे अच्छी लगती हो एक परफेक्ट वाइफ की तरह। काव्यांश का फोन लगातार रिंग कर रहा था। काव्यांश कांची से दूर हटते हुए गुस्से से खुद से किसकी मौत हो गई जो ऐसे फोन कर रहा है। वो फोन को पॉकेट से निकालकर फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। उसने कांची का फोन टेबल पर रखा और खुद वहां से चला। कांची बिना पल के झपकाए सीलिंग को घूर रही थी। उसे काव्यांश से डर लगने लगा था, क्योंकि काव्यांश उसकी सोच से बहुत अलग था। वह पल में आग तो पल में पानी बन जाता था। आज पहली बार कांची को काव्यांश की मौजूदगी से बेहसत महसूस हुई। वह आज अंदर तक डर गई थी। काव्यांश गुजारते वक्त के साथ उसके लिए सनकी बनता जा रहा था। क्या आने वाला वक्त लोगों की जिंदगी बदल पाएगा, ये भी खेर देगा। 2 दिन बाद फार्म हाउस। निधि फार्म हाउस के गार्डन में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह आज उस बड़े से फार्म हाउस में अकेली बैठी थी। शौर्य नाम के तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया था। निधि अपनी धुंधली आंखों से 2 दिन पहले हुई घटना के बारे में सोच रही थी। 2 दिन पहले उदयपुर। शौर्य की कार सहानी हाउस के घर के सामने रुकी तो निधि कार से उतरकर सहानी हाउस के अंदर कदम रखा। लॉन में आते ही उसकी नज़र सामने बैठे अपने डैड और मोम पर पड़ी और अपनी बोल्ड सिस्टर सनाया पर पड़ी, जो हमेशा की तरह बोल्ड ड्रेस में थी। निधि अपने कांपते पैर से चलकर उनके पास आई। उसने पीछे से कांपते होंठ से कहा, पापा। उसकी आवाज सुन तीनों ने उसकी तरफ देखा। निधि की मॉम श्वेता जी ने जब निधि को देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए।
उनके चेहरे पर निधि के लिए नफरत साफ दिखने लगी थी। श्वेता जी निधि की सौतेली माँ थी। निधि की माँ निधि जब 3 साल की तभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। निधि की आवाज सुन मिस्टर सहानी चेयर से उठकर निधि की तरफ आकर निधि को अपनी खूंखार नजरों से देखने लगे। निधि जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो एक जोरदार पर थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। चटाक। ये थप्पड़ मिस्टर सहानी ने निधि को मारा था। निधि जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू टूटकर लॉन के घास पर गिर गए। उसे इस बात का यकीन था कि कोई यकीन करे ना करे लेकिन उसके डैड उसका यकीन जरूर करेंगे। मिस्टर साहनी निधि के शोल्डर को पकड़कर उठाते हुए कहा थी तुम निधि, तुम एक लड़की हो क्या ये तुम भूल जाती हो निधि? क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाने पर लगी हो? किस बात का बदला ले रही हो अपने बाप से? तुम तो कांची की शादी में गई थी ना, तो वहां से कहाँ गायब हो गई? तुम 24 घंटे से कहाँ थी निधि? तुम्हें पता है तुम्हारा इस तरह रोज रोज गायब होने से लोग हमारे बारे में बातें करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि मेरी बेटी एक एस्कॉर्ट गर्ल का काम करती है तभी हमारे पास इतना पैसा है। लोग तुम्हारे डैड की मेहनत नहीं तुम्हारा बाहर रहना देख रहे हैं। निधि अपनी नज़र जमीन पर गड़ाए हुए अपने डैड की बातें सुन रही थी। वह कैसे बताती अपने डैड को कि वह जब ऑफिस से घर लेट आती थी उसकी अपनी सौतेली माँ उसे घर में आने नहीं देती थी। मजबूरन उसे अपने ऑफिस में रातें गुजारनी पड़ती थी। उसने कई बार अपने डैड को बताने की कोशिश भी की लेकिन हर बार वह नाकाम रही। मिस्टर साहनी ने अपनी बेटी की नज़र झुकी देखकर अपनी बेटी से कहा, तुम जानती थी निधि कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरा गुरूर हो, लेकिन आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया। तुमने हमारी इज्जत का सबके सामने तमाशा बना दिया। तुम्हें पता है सभी लोग बात करते हैं कि मेरी बड़ी बेटी रोज हर एक नए मर्द की कार से उतरती है और मैं इतना बेशर्म बाप हूं कि अपनी बेटी के गलत कामों से कमाए गए पैसों से ऐश करता हूं। निधि की आंखों से आंसू गिरता जा रहा था। आखिर वह अपनी सफाई में कहती क्या? उसके पास कहने के लिए आज कुछ बचा ही नहीं था। उसके पापा उसके खिलाफ हो चुके थे। अपने पापा के सामने खुद को सही साबित करना पत्थर के सामने बोलने जैसा होगा। निधि को खामोश देखकर मिस्टर साहनी ने निधि से कहा, जिस तरह तुम्हारी माँ मर गई आज से तुम मेरे लिए मर गई। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है सनाया। मैं आज से तुम्हारा बाप नहीं, मर गई। तुम हमारे लिए निकल जाओ इस घर से और कभी अपनी यह शक्ल दोबारा मत दिखाना। पीछे खड़ी श्वेता और सनाया शैतानों की तरह मुस्कुरा रही थी। आखिर वह यही तो चाहती थी। जब से वह शादी करके आई थी वह अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी निधि को निकालना चाहती थी, क्योंकि निधि उस घर की मालकिन थी। उसके एक इशारे पर उस घर की काया पलट जाती थी। मिस्टर साहनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं ना, लोगों की बातों से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए अच्छी चीजें भी बुरी दिखने लगती है। कुछ ऐसी सिचुएशन श्वेता जी ने क्रिएट की उन्हें अपनी बेटी ही गलत लगने लगी। शौर्य जो अपने पापा की फोन कॉल देखकर कार में ही रुक गया था, वह निधि के घर में इंटर हो रहा था। श्वेता जी ने निधि के हाथ को कसकर पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ दोबारा मत आना। मर गई हो तुम हम सब के लिए। मैंने तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने हमें सारी सोसाइटी के सामने बेइज्जत कर दिया। किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। इतना कहकर उन्होंने निधि को धक्का दे दिया। निधि वहां से जमीन पर दोबारा गिरती। शौर्य ने आते हुए निधि को थाम लिया। निधि ने अपनी आंखें ऊपर करके देखी तो उसकी ब्राउन आंखों से 2 मोती टूटकर शौर्य के हाथों पर गिर गए। शौर्य को देखते हुए सनाया भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। अपने सामने हैंडसम से लड़के को देख सनाया की हार्टबीट तेज हो गई। वह ऐसे ही लड़का तो ढूंढ रही थी जो दिखने में हीरो की तरह हो, जिसकी पर्सनैलिटी हर एक लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिसकी आवाज में कशिश हो। वह सभी चीजें उसे अपने सामने खड़े हैंडसम लड़के में देख वह शौर्य को देखे जा रही थी। श्वेता जी ने शौर्य को देखते हुए कहा, ओह तो इस बार मैडम अपने आशिक को भी साथ लेकर आई है।
तुम जानती थी कि तुम अब अकेले आओगी तो जरूर इस घर से धक्के मारकर निकाली जाएगी, इसलिए अपने पीछे अपने आशिक को लेकर आई हो ताकि तुम इस घर में रह सको। मिस्टर साहनी अपनी बेटी को बेयकीनी से देख रहे थे। उनका दिल अभी भी चाहता था कि उनकी बेटी अपनी सफाई में कुछ कहे। उनका दिल अभी भी कह रहा था कि उनकी निधि पहली वाली निधि है, उनकी बेटी नहीं बदली है, ये सिर्फ लोगों के लगाए गए इल्जाम है। लेकिन अपने सामने शौर्य को देख उन्हें लोगों की बातें सच लगने लगी। उनके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। उन्होंने गुस्से से निधि को देखते हुए कहा, तो तुमने वाकई अपने आप को एक अमीर रईसजादे इंसान को बेच दिया। तुम इतनी नीचे कैसे गिर गई निधि? शौर्य मिस्टर साहनी की बात सुन शॉक्ड हो गया। निधि अपने डैड की बातें सुनी तो अपनी आंखें कसकर मींच ली। मिस्टर साहनी ने आगे कहा, मैंने ऐसी क्या कमी कर दी थी निधि जो तुमने ऐसा काम करना शुरू कर दिया? तुम्हें हर वो खुशी देनी चाहिए जो एक बेटी को मिलनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहा। मैंने तुम्हारे लिए दूसरी शादी तक कर ली। तुमने क्या किया निधि? तुमने अपने ही डैड के सिर सबके सामने झुका दिया, लोगों की नज़रों में मेरा तमाशा बना दिया। चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और आज मैं तुम्हारी जान खुद अपने हाथों से ले लूंगा। जाओ यहाँ से। निधि डर से 2 कदम पीछे हो गई। शौर्य अभी भी कंफ्यूजन से उन सभी को देख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। निधि ने अपने टूटे फूटे वर्ड से कहा, सो रीड ड में 2 बा राका भी न हिया घी। आज आपकी बेटी सच में मर गई। इतना कहकर निधि वहां से निकल गई। शौर्य उन सभी को खतरनाक नजरों से देखते हुए मिस्टर साहनी से कहा, अफसोस हो रहा है मिस्टर साहनी कि आप अपनी बेटी को ही नहीं समझ पाए जो बचपन से लेकर आज तक आपके साथ रही। वादा करता हूँ एक दिन आप खुद मेरे पास अपनी बेटी को लेने आएंगे और आज एक और वादा करता हूँ, तब मैं आपको आपकी बेटी नहीं दूंगा। जिस तरह आज आपने अपनी बेटी को धक्के मारकर निकाला है, ना एक दिन मैं भी आपको इसी तरह धक्के मारकर निकालूंगा। मेरी यह बात याद रखिएगा। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। मिस्टर साहनी गुस्से से शाहनी हाउस के अंदर चले गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? उस आवाज से निधि सोच की दुनिया से बाहर आई और पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य 3 पीस सूट पहने हाथ में वॉच पहनते हुए उसी को देख रहा था। निधि ने अपनी नजरें शौर्य की तरफ से फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। शौर्य चलते हुए निधि के पास आकर निधि के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। निधि ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो शौर्य उसे ही घूर रहा था। शौर्य निधि के जबड़े को अपनी हाथों में पकड़ते हुए कहा, माय लिटिल गर्ल, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। निधि को अपने जबड़े में दर्द महसूस हो रहा था। उसने शौर्य के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमसे बड़ा बेशर्म और कमीना इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। शौर्य एविल स्माइल करते हुए निधि के ऊपर झुकते हुए कहा, अब देखोगी भी नहीं माय लिटिल गर्ल। वैसे तुम्हारी तारीफ मुझे पसंद आए, अब अच्छी बच्ची की तरह उठो और तैयार हो जाओ, वरना अगर मैं अपने तरीके से तुम्हें तैयार किया तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए जाओ रेडी हो। इतना कहकर शौर्य ने एक झटके से निधि को छोड़कर ब्लूटूथ के थ्रू कहा, कार रेडी करो, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। वो बात करते हुए बाहर की तरफ चला गया। निधि उसे जाते हुए देख घूरती रही। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़िए प्यार या पागलपंथ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।